जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोरकेटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि अभी हम लोग 70th बीपीसी के लिए जो मेंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है उनको हम लोग कवर कर रहे हैं और जो काफी ज्यादा चर्चा में है और रिपीटेड है उनसे संबंधित सवाल हम लोग लगातार देख रहे हैं एक सीरीज के माध्यम से। और आज का सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक होगा न्यायपालिका, है ना। न्यायपालिका से संबंधित आप देखोगे प्रीवियस के क्वेश्चन में लगातार पूछे जा रहे हैं। लगभग अब तक जो है ना 6 बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप 38 से अब तक का देखोगे ना 69 तक में लगभग 6 बार इस टॉपिक से सवाल बनाए गए हैं। 6 बार तो छोड़ो, अब पिछले 3 वर्षों में लगातार पूछे गए हैं। 67 में भी पूछे गए, 68 में भी पूछे गए और 69 में भी पूछे गए हैं। आप पॉलिटी के पार्ट में आप देखोगे जीएस पेपर सेकंड में आप जो है ना ये न्यायिक सक्रियतावाद से संबंधित आपको डायरेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आप जीएस पेपर 1 में देखोगे ना तो आप मतलब ये जो है ना आपको 69 में लैंगिक रूढ़िवादिता से संबंधित सवाल बनाए गए हैं। आप देखोगे प्रीवियस के क्वेश्चन तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको जो है ना तमाम जगहों पे देखने को मिल सकता है और इससे संबंधित सवाल बनाने जाने की संभावनाएं हैं। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, है ना। आप प्रीवियस के क्वेश्चन देख सकते हो, इससे इस टॉपिक से सवाल बनाए जा रहे हैं। ओके, तो हम लोग इसलिए इसको कवर करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे आज जो है ना न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता से संबंधित एक सवाल मैंने एक जो ना बनाया है। इससे क्या है, देखिए एक मैं मॉडल क्वेश्चंस लाता हूँ, एक क्वेश्चंस का और मॉडल आंसर जो लाता हूं ना, इससे क्या होता है, इससे रिलेट करके भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हूबहू सवाल पूछे, है ना। जैसे एक होता क्या, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यायिक सक्रियता का महत्वपूर्ण योगदान एक सुरक्षा बॉल्व तथा यह विश्वास प्रदान करना है कि न्याय पहुंच से परे नहीं है। कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। जैसे इसमें क्या कहा गया है, न्यायिक सक्रियता, आखिर ये न्यायिक सक्रियता क्या है, न्यायिक सक्रियतावाद क्या है। जैसे आप देखोगे ना शायद 46वीं में न्यायिक सक्रियतावाद का परीक्षण कीजिए, इस तरह से सवाल बनाए गए हैं। ठीक है, 46 में ध्यान से सुनिए, 46 में भी पूछा गया है, 56 के से 58 में भी पूछा गया है और 68, 67, 69 तो इसमें पूछा ही गया है कि नहीं। तो इस तरह से सवाल बनाए जा रहे हैं। और जो ये इसका महत्वपूर्ण योगदान जो है ना, एक सुरक्षा बल्ब तथा यह विश्वास प्रदान करता है कि न्यायिक पहुंच से परे नहीं है। न्यायिक जो है ना, ये न्याय व्यवस्था जो ना जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां से परे नहीं है। तो इसके बारे में आपको सवाल बनाए जा सकते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसी में जो है ना हम लोग और भी जैसे इसकी क्या चुनौतियां हैं, क्या इसमें सुझाव है और आगे की क्या क्या राय हो सकती है और कौन कौन से इसमें विवाद हुए हैं, मतलब इनका पूरा टॉपिक लगभग आप देखोगे तो इंपोर्टेंट टॉपिक को मैंने मॉडल आंसर के तौर पर कवर कर दिया है। ठीक है, तो ये देखिए, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका उत्तर देखिए। इसकी भूमिका के तौर पर देखिए, न्यायिक सक्रियतावाद के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत लिखे हैं। जैसे क्या कहा जाता है, न्यायिक सक्रियता नागरिकों के अधिकार के संरक्षण एवं समाज में न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को दर्शाती है। मतलब ये क्या कहा जा रहा है, न्यायिक सक्रियता वो है जो नागरिकों के अधिकार के लिए, आम जनता के अधिकार के लिए, उसके संरक्षण के लिए या समाज में उनको न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा जो है ना उसमें अच्छी खासी भूमिकाएं, सक्रिय भूमिकाएं निभाने के लिए जो योगदान होती है, जिनको दर्शाती है, वही न्यायिक सक्रियता है। भूमिका के तौर पर आप लोग को ये लिख सकते हैं न्यायिक सक्रियतावाद क्या है कि नहीं है। तो जैसे मैं आपको हर दिन बताता हूं, भूमिका में आप जो है डिफिनेशन लिख सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है वो। ओके, इसका तात्पर्य है कि न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य अंगों, यानी कि न्यायपालिका के जो है ना 2 और अंग हैं, जैसे कि आपका विधायिका हो गया और एक कार्यपालिका हो गया। टोटल कितने जो है ना अंग हैं, टोटल 3 अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। इस पे हम लोग न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य 2 अंग जैसे विधायिका हो गया और कार्यपालिका को उनके संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन के लिए बाध्य करने की मुखर भूमिका से है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जनहित याचिका यानी कि पीआईसी की अवधारणा से संबंधित है। ठीक है, न्यायिक सक्रियता की भूमिका को नकारा या अनदेखा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह समाज के वंचित वर्गों को न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम लोग न्यायिक सक्रियता की भूमिका के बारे में इसको नकार नहीं सकते, इसको अनदेखा नहीं कर सकते, इसको सही समझ सकते हैं हम लोग, है ना। ये क्या होता है, ये समाज के जो ना जो छोटे वर्ग हैं उनके लिए अहम भूमिका निभाती है, काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उनकी आवाज उठाती है, उनकी जो दुर्दशा है उनकी स्थिति को ये उजागर करती है। ठीक है, ये हुआ न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियतावाद क्या है, इनके बारे में हम लोग भूमिका में इसको दर्शाए हैं। अब आगे हम लोग देखें, आगे क्या लिखा गया है,
आगे के तौर पर हम लोग ये देखेंगे न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता आखिर क्यों बनी, है ना, आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन में भी वही था, आप देखोगे क्वेश्चन में भी यहाँ पे कि इसकी योगदान, है ना, योगदान हो या इसकी आवश्यकता हो, इसकी आवश्यकता क्या है इसके बारे में समझिए। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, जब विधायिका और कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल हो जाते हैं, देखिए शब्द लिख दिखे, विधायिका और कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल हो जाते हैं तो उत्तरदायी सरकार का लगभग पतन हो जाता है। अगर विधायिका कार्य सही से नहीं कर पाए या कार्यपालिका सही तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं ना, तो इससे क्या होता है, जो उत्तरदायी सरकार होती है उनका पतन होने लगता है। ठीक है, क्या होता है, उनका पतन होने लगता है। और नेक्स्ट पॉइंट में है, देश के नागरिक अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायपालिका की ओर देखते हैं। जैसे भी आप देखोगे तो बीपीएससी 17 बीपीएससी के लिए जो है ना केस चल रही है और जो बहुत सारे स्टूडेंट केस किए हुए हैं, है कि नहीं, उनमें जो काफी लाखों स्टूडेंट का जो है ना आस लगा हुआ है किस पे, न्यायपालिका पे, कि हम लोग को न्याय मिलेगा भाई, मिलेगा भाई, डेट पे डेट मिल रहा, फिर भी उनको लगता है कि हमें न्याय मिलेगा, है ना। तो हम लोग का अंतिम क्या होता है, ये न्याय पर ही नजर जाती है कि भाई तू ही भगवान है, तेरे पे ही आस से हैं हम लोग, है कि नहीं है। तो इस तरह से इसको हम लोग दर्शा सकते हैं। और यह जनहित याचिका को प्रोत्साहित करता है और लोकस स्टैंडर्ड के सिद्धांत को उदार बनाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेन में है कि यह उन क्षेत्रों में विधायी निर्वात को भरने में मदद करता है जहां कानून नहीं बनाया गया है। मतलब ये न्यायिक सक्रियता जो है ना, ये ऐसी व्यवस्था है, ऐसी विधायी निर्वात है जहां पे कानून ही नहीं है ना, जहां बिना कानून के हो तो ये न्यायिक सक्रियता जो है उसमें ये हस्तक्षेप कर सकती है। ये पॉइंट है। और भारत का संविधान न्यायपालिका को विधि निर्माण या सक्रिय भूमिका निभाने का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। ठीक है, विधि विधान को जो ये क्या करता है, ये इसकी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त जितनी भी अवसर होनी चाहिए उनके अवसर को प्रदान करते हैं, ताकि ये जो ना इसकी जितनी भी चीजें हैं जो मतलब कि इसके विधि निर्माण में जो भूमिका होगी उनको ये प्राप्त कर सके। और नेक्स्ट पर में है, मानवाधिकार एवं संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन तथा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण भी न्यायिक सक्रियता का उदय हुआ है। ठीक है, इसके भ्रष्टाचार को भी जो जिसके लिए न्यायिक सक्रियता का बात का उदय हुआ है। और इस पे आप देखोगे तो मैंने अब तक क्या बताया, न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता। देखिए आवश्यकता तो ये तमाम पॉइंट हम लोग देख चुके हैं और इसका निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है, निष्कर्ष के तौर पर देखेंगे तो हम लोग इस प्रकार है। इस प्रकार भारत में न्यायिक सक्रियता की महत्वपूर्ण योगदान एक सुरक्षा बल्ब तथा यह विश्वास प्रदान करना है कि न्याय पहुंच से परे नहीं है, न्याय पहुंच से परे नहीं है। हम लोग जो क्वेश्चन में दिया गया था उनको लिखे हुए हैं, है कि नहीं, उनको भी दर्शाए। वर्ष 1979 में 1979 में न्यायिक सक्रियता ने ये बिहार में विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा को उजागर करने में मदद की थी। 1979 में जो ना न्यायिक सक्रियता ने क्या किया था, बिहार में विचाराधीन कैदी, देखिए ये होता क्या, जो विचाराधीन कैदी का मतलब क्या है, इसका तात्पर्य ये है कि मान के चलिए अभी लगभग 4 लाख कैदी हैं। ठीक है, कैदी जो कैद में किए हुए हैं उनको कैदी बोलते हैं ना। 4 लाख में से लगभग जो ना आप देखोगे तो लगभग 3.5 लाख ऐसे कैदी हैं जो विचाराधीन हैं। मतलब विचाराधीन का मतलब है कि उनका कोई फैसला हुआ ही नहीं है, उस पर फिर डाउट होने की संभावना है कि नहीं। तो बोला जाता है कि आप पे डाउट है ना, शंका है, तो इस वजह से है। तो आप बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कि फलाना जो है ना वो अमुक जो है ना 5 साल तक के जो जेल में रहा, उसके बाद 6 साल में जो ना जो न्यायपालिका उनको मतलब कि उनको रिहा कर दिया, बोलता है कि नहीं अब बेकसूर हो। तो वो सब ऐसी चीजें हैं। तो ये विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा को दर्शाया है ना बिहार में। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि बिहार से संबंधित है। न्यायिक सक्रियता के उपयोग के कुछ सबसे महत्वपूर्ण मामले जैसे केशवानंद भारतीवाद 1973 और के गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद हैं। हालांकि भारत की न्यायिक सक्रियता सकारात्मक भी है तो नकारात्मक भी है। हम लोग क्या बताते हैं इसकी आवश्यकता के बारे में, जो क्वेश्चन था है ना, सुरक्षा बल्ब जो है ना, यहाँ पे देखोगे सुरक्षा बल्ब तथा यह विश्वास दिलाती है कि विश्वास प्रदान करता है कि ये न्याय पहुंच से परे है ना, परे नहीं है। इसके बारे में हम लोग उसको प्रूव किए। प्रूव करने के बाद हम लोग न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता क्यों है, इसका महत्व, आवश्यकता हो या महत्व हो, इनके बारे में दर्शाएं। इसका निष्कर्ष क्या निकाला गया है उनको हम लोग दर्शाएं। ये आपको सिर्फ जो है ना न्यायिक सक्रियता के ये क्वेश्चन जो था आपका
सुरक्षा बॉल्व या यह विश्वास प्रदान करना है कि न्यायिक पहुंच से परे नहीं है। इस तरह से सिर्फ आपको शॉर्ट नोट्स में भी जैसे 8 नंबर 7 नंबर में पूछे जाते हैं ना, वैसे भी पूछे जा सकते हैं। ये आपको लॉन्ग में पूछे जाएंगे, तो लॉन्ग में पूछे जाने का मतलब है यहाँ पे आपको जैसे अंतिम में क्या लिखा है, सकारात्मक और नकारात्मक भी हैं। तो हम लोग क्या किए, हम लोग एक और स्टेप चले गए, एक्स्ट्रा में आप देखने को मिल सकता है आपको। इसकी न्यायिक सक्रियता की चुनौतियां क्या क्या है कि नहीं है, इस चुनौतियां के बारे में भी समझते हैं। जैसे ये नकारात्मक हो गया, क्या क्या है चुनौतियां। जैसे पहला पॉइंट में है न्यायिक अतिरेक। न्यायिक अतिरेक मतलब भारतीय न्यायपालिका की कई विधि विद्वानों, वकीलों और न्यायाधीशों द्वारा अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाने एवं अतिक्रमण के कारण आलोचना की गई है। न्यायिक अतिक्रमण का एक प्रसिद्ध मामला फिल्म जोली LLB 2 की सेंसरशिप है। देखेंगे आप जानते ही होंगे जोली LLB 2 जो मूवी आई थी उस पर केस चला था, है कि नहीं, तो वो न्यायपालिका ने इस पर केस कर दिया था, है कि नहीं। तो इसके लिए ये एक प्रकार का सेंसरशिप है, उस पर आपको इसके बारे में जो है ना उन मूवी में इनके बारे में अच्छी तरीके से दर्शाया है। तो ये बड़ी चुनौतियां हो जाएगी हमारे लिए। और नेक्स्ट पॉइंट में हम आ जाएंगे तो देखेंगे विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच टकराव। इसकी ये चुनौतियां भी है कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच काफी टकराव हो जाती है। टकराव होने का मतलब यह है न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है। न्यायपालिका क्या होती है, अपने अधिकार जितना भी उनके पास अधिकार है उनसे बाहर जाके ये काम करने लगती है, जिससे विधायिका एवं न्यायपालिका जो है ना के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भाई मान के चलो आप दो भाई हो, ठीक है। एक भाई जो है ना आपके इतने बड़े आपको खेत है, ठीक है, आपका इतना होना चाहिए, लेकिन ये वाला भाई जो है ना कभी कभी यहां तक जाकर अपना उपज मतलब को उगाने लगते हैं, खेती करने लगते हैं। तो ये क्या हुआ, दिक्कत है ना, आपको जितना मिला उतना ही करो ना भाई। ये ज्यादा करने के दौरान ये दोनों के बीच क्या होता है, तनाव उत्पन्न होने लगता है, टकराव उत्पन्न होने लगती है। तो यही बात इसमें दर्शाया गया है। यह शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत हेतु खतरा है जो संविधान की भावना को कमजोर करता है। विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच सामंजस्य का अभाव होता है तथा विधायिका की निष्क्रियता की धारणा जनता में बनती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है कुछ परिदृश्यों जैसे पर्यावरण, नैतिकता एवं राजनीतिक मामलों में विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है जो हमेशा न्यायपालिका के पास नहीं हो सकता है। यदि इन क्षेत्रों में कोई अनुभव न होने पर भी यह निर्णय देती है तो यह निर्णय न केवल विशेषज्ञता के अभाव में कमजोर होगा बल्कि देश के लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है, ठीक है। ये जो ये सब चीजें हैं ये सब हमारे देश के लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो ये पॉइंट है। और अगला पॉइंट में हम लोग लिखे हैं न्यायिक सक्रियता अपवाद का विषय ना होकर शासन के विषय बनती जा रही है। ये जो है ना ये अपवाद का विषय ना होकर, ये एक बड़ी चुनौती ये है कि इसका अपवाद ना बनकर जो है ना ये एक प्रकार का आपका शासन का विषय बनता जा रहा है। भाई न्यायिक सक्रियता जो है ना ये क्या है, ये आप अच्छी तरीके से काम करो, जहां कानून नहीं है वहां पे आप कानून बनाए। ये तमाम चीजें हैं जैसे हम लोग आवश्यकता में देखें वो ना करके कुछ और करने लगते हैं, वो अपवाद ना बनकर, एक होता है ना अपवाद, कभी कभी अपवाद मतलब क्या होता है बहुत कम रेयर मामला में, तो लेकिन ये क्या होता है ये अपवाद भी ना होकर एक प्रकार का शासन करने लगी है। तो ये एक बड़ी चुनौतियां देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या देखें, इसकी आवश्यकता, इसकी चुनौतियां, ये तमाम चीजें देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या इसकी क्या राय हो सकती है, आगे की क्या राय हो सकती है, ये निष्कर्ष के तौर पर हम लोग क्या लिख सकते हैं। आगे की राय ये हो जाएगा, इसका सुझाव क्या हो जाएगा। सुझाव में है न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के बीच संतुलन। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के बीच संतुलन। न्यायिक संयम के सिद्धांत का तर्क है कि न्यायाधीशों की भूमिका को संवैधानिक पूर्वक सीमित किया जाना चाहिए क्योंकि न्यायालय मूल रूप से अलोकतांत्रिक हैं, ठीक है। देखिए न्यायिक संगम का यही तर्क होता है। न्यायिक संगम होता क्या है, जो न्यायाधीशों की भूमिका होती है ना वो सावधानी पूर्वक सीमित किया जाना चाहिए। आप देखो न्यायाधीश अपने मन माने मैं इनको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा नहीं। उनके लिए एक संवैधानिक पूर्वक तरीके से उनका जो ना एक लिमिटेड जो है ना उसकी शक्ति होनी चाहिए, लिमिटेड पावर होना चाहिए। ओके, तो ये सब चीजें हैं, इन दोनों के बीच जो है ना संतुलन बनाए रहना चाहिए, तभी जाके इसमें अच्छी तरीके से न्यायपालिका चल सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट में है लोकतंत्र में शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को बनाए रखना और सरकार के बीच अंगों की वैधता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह तभी संभव हो सकता है जब कार्यपालिका और विधायिका सतर्क और कार्यात्मक हो, ठीक है। ये सब पॉइंट हमारे लिए है। अब इसके निष्कर्ष देखिए,
इसका निष्कर्ष में भारत में न्यायपालिका ने अपनी सक्रियता के माध्यम से विशेष रूप से जनहित याचिका के द्वारा एक सक्रिय भूमिका निभाई। इसने समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों को पुनः स्थापित किया। सर्वोच्च न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों ने प्रगतिशील सामाजिक नीतियों के पक्ष में काम किया तथा नागरिक भी न्यायपालिका के लिए उच्च सम्मान रखते हैं और न्यायालयों को विधायिका और कार्यपालिका के अनुसरण के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। जैसा कि एनी बेसेंट द्वारा भगवत गीता में के 3 प्रवचन के अनुवाद में कहा गया है, जो कुछ एक महान व्यक्ति करता है वह अन्य पुरुष भी करते हैं। जो मापदंड स्थापित करता है प्रजा उसी का अनुसरण करती है। मतलब इसका ये कहने का तात्पर्य है कि आप न्यायपालिका जिस तरह से न्याय करेंगे उसी प्रकार से उच्च न्यायालय ये छोटे क्षेत्रों के लोग जो होंगे उसी तरह से वो कार्य करेंगे, है कि नहीं है। जो आप क्या होता है बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, मतलब कि जहाँ जैसा रहन सहन होगा उस तरह से आपके गुण हो जाएंगे। आप रहेंगे गुंडा सबके साथ तो अब गुंडा का गुण आ जाएगा। आप अच्छे खासे स्टूडेंट के साथ रहेंगे जो अच्छा पढ़ने वाले हैं, आपके पास अच्छा ज्ञान होगा, अच्छा पढ़ने की तरीकाएं होंगी और आप अच्छे पढ़ने वाले होंगे, है ना। ये सब चीजें हैं। तो ये तमाम चीजें हम लोग देख चुके हैं और इस तरह से आज का सेशन का जो मेरा मकसद था उनको कंप्लीट किए, जो एक मॉडल आंसर था उनको हम लोग कवर कर चुके हैं। तो ये हमारे एंड हो गया, समाप्त हो गया। थैंक यू। और आप जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। आप लोग देखते तो हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट्स नहीं करते हो। भाई बताओ तो सही, कुछ कमी है तो उनको भी बताओ, दूर करेंगे। आप सिर्फ देखते हो चले जाते हो, कुछ तो बताइए भाई। हम भी तो मतलब मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो बताएंगे तब तो। प्लीज़ बस यही कहेंगे, सपोर्ट कीजिए थोड़ी बहुत और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो जरूर वहाँ ज्वाइन कीजिएगा और सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से लगातार सेशन आते रहेगी और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।